नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 2000 पीआईक्यू प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी तैयारी भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी प्री में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न एनसीईआरटी से भी डायरेक्टली लिए गए हैं। और यह जो है पीआरटी 6 to 8 टीजीटी साथ में जो जीएस सेकंड पार्ट सेकंड भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है आपका कि भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य है। तो आपसे जो है फसलों के बारे में पूछा जाता है। तो गेहूं के अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश के अलावा जो गन्ना और आलू, तीन चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल जो किस में आगे है, तो बंगाल जो है जूट में आगे है, जूट में नंबर 1 पर है। और साथ में जो है चावल, तो चावल और जूट में जो बंगाल नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होता है, तो गेहूँ के मामले में भी जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो गन्ने की भी बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और चूँकि यहाँ विकल्प ऐसा दिया था तो वहाँ पे जो है आपका विकल्प के अनुसार जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश था। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा जो है ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया गया है। तो केसर का उत्पादन कौन करता है, तो जम्मू और कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में एकमात्र राज्य जहाँ पे केसर की खेती होती है, इसको सैफरन बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो बात करें तो मूंगफली नकदी फसल है, गन्ना भी नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है। लेकिन यहाँ पे ज्वार की बात करें तो ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं है, जिनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। और बात करें तो यहाँ पे खाद्यान्न फसलें होती हैं, और खाद्यान्न फसलों में जो है चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, दलहन, ये सब आ जाती हैं। गैर खाद्यान्न फसलों में नकदी फसलें आती हैं, जैसे तिलहन, मूंगफली, रैपसीड, सरसों, रेशेदार में कपास, जूट, मेस्ता, ये सब। फिर बागानी फसलें होती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सब। और अन्य में आती हैं गन्ना, तंबाकू, आलू, ये सब आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। और जबकि गन्ना भी आपका जो है जो है ये भी आपका जो है नकदी फसलों में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में एनसीईआरटी में इसका दिया भी गया है। तो लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है, तो हेमेटाइट आयरन का, हेमेटाइट लोहे का। तो ये ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट लोहे का यहाँ पे होता है। और बात करें तो बैलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। और हेमेटाइट जो है उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। फिर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कोयले की खान कहाँ पे है, तो झरिया, झा से झारखंड, झा से झरिया याद भी कर सकते हैं। और झरिया फेमस भी है, कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो झारखंड में ही जो है भूमिगत कोयले का दहन होता है। और ये जो है झरिया कोल फील्ड में होता है, तो ध्यान रखिएगा झरिया कोल फील्ड में ही होता है। फिर ये झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला। अभी ऊपर के प्रश्नों से क्लियर हो गया है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है मुख्यतः कोयला पाया जाता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर है डिगबोई, असम। तो डिगबोई असम में जो है भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है। बाकी इसके अलावा अंकलेश्वर का पूछा था, तो अंकलेश्वर कहाँ पे, तो गुजरात में है। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में आता है और नवगांव गुजरात में आता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सबसे पुराने तेल भंडार का डिगबोई, असम। और यहाँ जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में है, स्थित है। और ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी भी मानी जाती है इस वजह से। फिर अगला प्रश्न आपका, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो टिस्को संयंत्र जो है टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। और टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया है। और अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो टिस्को की स्थापना कब की गई थी, तो टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। फिर अब बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार में डालमिया नगर ये आपका बिहार स्पेशल से है, तो सीमेंट से के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा पाया जाता है, तो तांबा यानी कॉपर की बात करें तो खेतड़ी की खदानें हैं, कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। और खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। और यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खदानें यहाँ पाई जाती है। और अगले प्रश्न पे आते हैं। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बर्ड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वही प्रश्न रिपीट हुआ, तो तांबा खनन। अगला प्रश्न पे आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है।
स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है और यह जो है 2001 में शुरू हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल की बात करें तो पूर्वी पंजाल को यहाँ पार करती है। और अटल टनल की लंबाई पूछा गया था आपसे बीपीएससी में, तो 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल है और हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। और यह पूरे वर्ष मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा, तो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी पूछा गया था कि सीमा सड़क जो है संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1960। ये सब एनसीईआरटी से आपको लिया गया था सवाल। और फिर यह कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी जो है आधारशिला रखी थी। और फिर 2020 में जो है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो है अटल टनल का उद्घाटन किया था, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो अगर हम भौगोलिक दृष्टि की बात करेंगे तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो कच्छ जिला है भारत का वो सबसे बड़ा है, ये तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको जो है सबका क्षेत्रफल भी दिया गया है और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है भारत का। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? तो सबसे बड़ी वाह नदी जो है भारत की जो है कौन सी है? तो गंगा नदी है। और गंगा नदी की अगर लंबाई देखेंगे तो 2525 किलोमीटर है। गोदावरी दूसरे नंबर पर है तो 1465 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी जो है 1312, तो ध्यान रखिएगा। और गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। महानदी का 851 किलोमीटर है। फिर है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर स्थित है वो कानपुर है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कई नदियों का स्रोत है। और बात करें तो सतलुज भी उधर से निकलती है पास में, और ब्रह्मपुत्र जो है पूर्व की तरफ निकलती है, सतलुज पश्चिम की तरफ और सिंधु भी पश्चिम की तरफ। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आइए देखते हैं। और यहाँ पे बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के लिए महत्वपूर्ण है। और बात करें तो सतलुज नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से, तो राकस झील से निकलती है सतलुज नदी। और सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और बात करें तो जो सतलुज और सिंधु नदी है पश्चिम की तरफ बहती हैं, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है पूरब की तरफ बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो नदी भी कहते हैं तिब्बत में। फिर है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी की बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी में से एक है, महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, तीस्ता ध्यान रखना है, कामेंग ध्यान रखना है, सुबनसिरी ध्यान रखना है, यहाँ सिरी है। और फिर धनसिरी है, बूढ़ी दिहांग है, दिसांग और कोपली। और फिर बात करें तो जो है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत जो कि चीन के अंडर में है, साथ में भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंशदोड़ी से फाल्ट ट्रफ से होकर बहती है? तो भ्रंश से जो है या रिफ्ट वैली से या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी यहाँ पे कौन सी है? तो नर्मदा है, तो ध्यान रखिएगा। और ये पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में जाके गिरती है, महत्वपूर्ण नदी जो भ्रंशदोड़ी से होकर बहती है। और नर्मदा नदी के बारे में एक फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी जो है बिंद और सतपुड़ा के मध्य बहती है, तो बिंद और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य बहती है भ्रंश घाटी में। और बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी ध्यान रखिएगा सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। फिर अगला है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, तो बात करें तो नर्मदा भी है और ताप्ती भी है। और बाकी राप्ती तो जो है गंगा कह सकते हैं, राप्ती यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो और फिर आगे बढ़े यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो आपका जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा हो जाएंगी और ताप्ती हो जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, महत्वपूर्ण है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कावेरी नदी की जो लंबाई है, पहला चीज़ तो कावेरी नदी जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, एनसीईआरटी में सब चीज़ें दी गई हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है कि श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी। तो प्रश्न कई बार पूछा गया कि कावेरी किन द्वीपों का निर्माण करती है? तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का। फिर आगे बढ़ते हैं, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है। तो भूमि बंधित नदी का मतलब होता है कि ऐसी नदी जो समुद्र तक ना पहुँचे, जो समुद्र तक ना पहुँचे। जैसे कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी तक जाती है, ताप्ती आपका अरब सागर तक जाती है, और फिर आगे बात करें तो नर्मदा, ये भी जो अरब सागर तक जाती है। लेकिन लूनी नदी की बात करें तो जो लूनी रिवर है, लूनी रिवर ये राजस्थान में बहती है, और राजस्थान से बहते हुए जो है अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कच्छ का रण है वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है, और अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है, और बाकी जो अन्य नदियाँ वो समुद्र से मिलने वाली नदियाँ। तो ये महत्वपूर्ण नदी है और ध्यान रखिएगा। और इसका जो क्या नाम है, इसका जो कुछ भाग जो है जब ये निकलती है और सांबर झील के पास से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से इसका जो पानी नमकीन भी होता है और शुरुआती पानी इसका जो है स्वच्छ जल भी होता है। तो और इसके अलावा आपको एक माही नदी के बारे में ध्यान रखना है। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ध्यान रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किसके द्वारा किया गया है। तो मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स की बात करें तो कोसी नदी, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नदीपथ परिवर्तन इस नदी ने किया है, और इसके वजह से जो है भयंकर बाढ़ और बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण विशेष रूप से जानी जाती है। और भारत की अन्य नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है, और इसीलिए बिहार का इसको शोक बोला जाता है। फिर दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ। तो दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती हैं। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, और 2022 में पूछा भी गया है। और बात करें यहाँ पे तो दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, और सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, दामोदर जो है हुगली नदी की सहायक नदी है, और हुगली जो है विस्तारिका है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका है, किसकी वितरिका है हुगली, तो हुगली वितरिका है गंगा नदी की। तो ध्यान रखिएगा, और साथ में जो दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपके यहाँ पे प्रश्न समाप्त होते हैं, और इसके बाद जो है आपको भारत के भूगोल के जो अन्य जो विषय हैं वहाँ से आपको प्रश्न लाए जाएंगे, और इसके अलावा जो है आपको एनसीईआरटी पूरा भूगोल बता दिया गया है। इसके अलावा आपको बीपीएससी तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, और यहाँ पे 2000 प्रश्नों की जो पीआईक्यू सीरीज़ है, पीआरटी स्पेशल है पूरी, और साथ में जो है आपका 1000 प्रश्न प्लस जो है आपका जीएस पार्ट सेकंड का, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई में फर्स्ट सेकंड थर्ड में, आपके सारे प्रश्न जो है जीएस पार्ट सेकंड के यहाँ पे रखे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्हीं पीआईक्यूज़ को आप कर लेंगे तो आपके जो है 20 से 25 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे इन्हीं प्रश्नों से, और साथ में जो है 5-7 नंबर आपका और एक्स्ट्रा थोड़ा मेहनत से बढ़ जाएगा। तो 30+ नंबर आराम से आप इसके लिए ला सकते हैं, और लिंक आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।